हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के बेसिक्स को समझेंगे। डिटर्मिनेंट्स और कुछ नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक तरह का अरेंजमेंट होता है क्वांटिटीज़ का। इस अरेंजमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ सामने आती हैं जिनकी वजह से इन क्वांटिटीज़ का एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है और ये अरेंजमेंट काफ़ी जगहों पर डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने में, या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, या इसके अलावा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने में। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के बेसिक्स को समझेंगे, माइनर्स और कोफैक्टर्स को देखेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट्स के डायरेक्ट एप्लीकेशन को भी देखेंगे। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के बेसिक्स को। तो आइए अब हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स को देखना। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के ओरिजिन को देख लेते हैं। कंसिडर कीजिए कि हमारे पास दो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब हुआ कि कांस्टेंट टर्म 0 रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बाई एक्स इक्वल टू माइनस a1 बाई b1। दूसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू माइनस a2 बाई b2, यानी कि y बाई एक्स इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। अगर दोनों इक्वेशन एक साथ वैलिड हैं तो, यानी कि a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 ये हो जाएगा इक्वल टू 0 हमारा। और ये जो रिजल्ट है a1 b2 माइनस a2 b1, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से a1 b1 a2 b2। इसको रिप्रेजेंट किया था इस तरह से a1 b1 a2 b2। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है a1 b1 a2 b2, इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है टर्म्स का, इसको कहा जाता है रो। वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है इसको कहा जाता है कॉलम। और जो टर्म्स होते हैं a1 b1 a2 b2, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, जैसा हमने ऊपर भी देखा है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब कंसिडर करते हैं एक सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस 3 है हमारे पास मान लीजिए, यानी कि तीनों के कांस्टेंट टर्म 0 हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम था a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था a1 b1 और a2 b2। इस तरह से जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इक्वल टू 0। अब जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 2 रो थे और 2 कॉलम थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये हमेशा इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट में, और इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा से। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऑफ nth ऑर्डर, मतलब उसमें n रोज और n कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होंगे n स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है डिटर्मिनेंट के। कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऑफ nth ऑर्डर, जिसके कि एलिमेंट्स हैं a11 a12 ऐसे ही अप टू a1n फॉर फर्स्ट रो, a21 a22 अप टू a2n फॉर सेकेंड रो, ऐसे ही फॉर nth रो an1 an2 ann फॉर nth रो। तो माइनर ऑफ एलिमेंट वो डिटर्मिनेंट होता है जो कि उस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद बने। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एलिमेंट है a11, तो इस एलिमेंट a11 को अगर हमने डिलीट कर दिया तो जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बचेगा ये a22 से a2n से लेके an2 से लेके ann तक का डिटर्मिनेंट, इसको हम कहेंगे माइनर ऑफ a11। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m11 से। कोई भी एलिमेंट है ऑफ ith रो और jth कॉलम, जैसे ये एलिमेंट था ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम a11, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया m11 से। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट होगा मान लीजिए ith रो और jth कॉलम का, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा mij से। जैसे m11 होता है वैसे ही m12 m1n हर एलिमेंट का माइनर होगा।
अब हम देख लेते हैं कि को फैक्टर क्या होगा। मान लीजिए कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसका माइनर है एम आई जे फॉर ith रो jth कॉलम। तो जो टर्म हमें मिलेगा -1 टू द पावर आई प्लस जे को मल्टीप्लाई करने से एम आई जे से, उसको कहा जाएगा को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी आई जे से। तो सी आई जे हमारा जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सी आई जे वो -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अगर आई प्लस जे इवन है तो -1 की इवन पावर हमेशा 1 होती है। -1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, -1 की पावर 4 ये होता है 1, इस तरह से, है ना। सो अगर इवन है इनका सम तो को फैक्टर इक्वल टू माइनर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आई प्लस जे ऑड है, मान लीजिए 3 है, तो -1 का पावर 3 ये होता है -1, तो सी आई जे हो जाएगा माइनस एम आई जे, मतलब को फैक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनर, नेगेटिव ऑफ माइनर। अब यहां पे हम कंसिडर करते हैं एक डिटर्मिनेंट है ऑफ थर्ड ऑर्डर जिसके की एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका जो माइनर्स और को फैक्टर्स का डिटर्मिनेंट बनेगा जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एम और डेल्टा सी से। सो वो बनेगा कैसे, डेल्टा एम हो जाएगा M11, A11 एलिमेंट था तो पहला माइनर होगा M11, A12 का होगा M12, और इसी तरह से हर एक एलिमेंट का M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। सिमिलरली को फैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब जो A11 एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा, उसका माइनर होगा ये डिटर्मिनेंट A22, A33, A32, A33। सो M11 हमारा हो जाएगा A22, A33, ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट माइनस A23, A32। हमने इनको डिलीट कर दिया यहां से, ये रो ये कॉलम, इनको सबको डिलीट कर दिया, और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा वो हो गया माइनर ऑफ दिस एलिमेंट A11। C11 क्या हो जाएगा, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई प्लस जे हमने यहाँ पे बताया था ना, -1 टू द पावर आई प्लस जे, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो -1 टू द पावर 2 ये तो 1 हो जाएगा, इसलिए C11 हो जाएगा हमारा इक्वल टू M11। सिमिलरली M12 क्या होगा हमारा, M12 होगा हमारा इक्वल टू, M12 निकालने के लिए हम इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे। जो A12 जो हमारा एलिमेंट है, सो ये रो ये कॉलम, इसको हमने हटा दिया। अब जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा A21, A33 माइनस A23, A31, यही हो जाएगा हमारा M12, माइनर ऑफ द एलिमेंट 12। सिमिलरली C12 क्या होगा, C12 हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, ये हो जाएगा -M12। इसी तरह से सारे माइनस और सारे को फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, और इनको अरेंज करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेंगे डेल्टा एम और डेल्टा सी, ये होंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनस एंड को फैक्टर्स। अब को फैक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कि हम जान लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ elements of any row or column with their corresponding cofactors is equal to value of determinant। इसका मतलब देख लेते हैं क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में देख लेते हैं। कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है डेल्टा A11, A12, A21, A22। सो M11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो बचा यानी कि A22। C11 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, ये हो जाएगा M11 इक्वल टू A22। सिमिलरली C12 क्या हो जाएगा, C12 हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद हो जाएगा यानी कि A21, लेकिन साथ में -1 टू द पावर 1 प्लस 2 भी रहेगा, तो ये हो जाएगा -A21।
सिमिलरली को फैक्टर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 2 1 हो जाएगा इस कॉलम और इस रो को हटा दिया तो A12 हमारा माइनर, और -1 टू द पावर 2 + 1 -1 टू द पावर 3, यानी कि माइनस रहेगा साथ में। सो C21 ये हो जाएगा हमारा A12। सिमिलरली C22 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू A11। तो को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमारा बनेगा, C11 हो गया हमारा A22, C12 ये हो जाएगा -A21, C21 ये हो जाएगा -A12, और C22 ये हो जाएगा A11। यहां से हमने देख लिया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसको निकालने के लिए हम हर एक किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। यानी कि A11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे C11 से, C11 हमारा है A22, और अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं तो A12 को मल्टीप्लाई करेंगे C12 से, ये हो जाएगा -A21, यहां पे जैसा हमने देखा है C12। सो ये क्या होगा, C11 हो गया हमारा A22, C12 हो गया हमारा -A21। सो A11 इंटू A22 प्लस A12 इंटू -A21, तो ये हो गया A11 A22 -A12 इंटू A21। यही होगी हमारी वैल्यू A11 इंटू A22 -A21 इंटू A12। अब एज एन एग्जाम्पल यहां पे हमने बताया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम, ये दोनों के लिए वैलिड है। यहां पे हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके देखा। सिमिलरली अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके देखें, सो A11 इंटू C11, फर्स्ट एलिमेंट A11 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड एलिमेंट A21 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो C11 क्या है हमारा, A22 है। C21 क्या है हमारा, -A12 है। सो A11 इंटू A22 प्लस A21 इंटू -A12, ये हो जाएगा A11 A22 -A21 A12। सो कोई भी डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास है तो उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जो एलिमेंट है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 1 1 अगर एलिमेंट है तो 1 1 कोफैक्टर C11 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 अगर एलिमेंट है तो C21 इस कोफैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसी जितने भी हों इन सबको, ये तो हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए चेक किया है, ये हर जगह पे वैलिड होगा। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है। सो अगर हमें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, सो यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो C11 हमारा क्या हो जाएगा, C11 हो जाएगा A11 इस कॉलम और इस रो को हटा देने के बाद जो बचा, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा हमारा C11। क्यों हो जाएगा C11, क्योंकि ये 1 + 1 2 -1 का स्क्वायर अगेन 1 होता है, तो माइनर जो होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा। सो M11 ये हो गया हमारा ये डिटर्मिनेंट, A22 A23 A32 A33। सिमिलरली C12 निकालने के लिए -M12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, इसको हटा देंगे यहां से। अब ये जो चार टर्म बचे A21 A31 A23 A33, ये जो डिटर्मिनेंट होगा इसका माइनस करेंगे तो ये कोफैक्टर हमें मिल जाएगा फॉर एलिमेंट 1 2। सिमिलरली फॉर एलिमेंट 1 3 ये जो हमारा कोफैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन ये डिटर्मिनेंट A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32। तो अगर हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। तो इन कोफैक्टर्स को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो और कॉलम इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विथ कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो, मतलब एलिमेंट अगर हमने एक रो में लिया है और कोफैक्टर हमने दूसरे रो में लिया है, उनका प्रोडक्ट्स अगर लेंगे और उनका अगर सम करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। मतलब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A21, A22, जिसके कोफैक्टर्स हैं C11, C12, C21, C22। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट लें फर्स्ट रो के अलॉन्ग और कोफैक्टर्स लें सेकेंड रो के अलॉन्ग, और अगर उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ज़ीरो होगा। जैसे A11 को मल्टीप्लाई किया C21 से, इस एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली दूसरे इस रो के अलॉन्ग जो सेकंड एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई किया दूसरे रो के अलॉन्ग जो सेकंड कोफैक्टर है और इनको ऐड किया। तो अगर हम वैल्यू डालेंगे C21 की वैल्यू क्या है माइनस A12, ये वैल्यू अगर हमने डाली। सिमिलरली C22 की वैल्यू क्या है A11, अगर हमने इनको डाल के ऐड किया तो ये ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को रोज के अलॉन्ग ले रहे हैं तो कोफैक्टर्स को दूसरे रो के अलॉन्ग लेंगे। अगर हम एलिमेंट्स को कॉलम के अलॉन्ग ले रहे हैं तो कोफैक्टर को दूसरे कॉलम के अलॉन्ग लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एलिमेंट्स को हमने लिया रो के अलॉन्ग और कोफैक्टर को हमने लिया कॉलम के अलॉन्ग। ऐसा करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने एलिमेंट लिया है, अगर मान लीजिए कॉलम के अलॉन्ग A11 और A21, और कोफैक्टर हमने लिए हैं रो के अलॉन्ग C21, C22, और अगर हमने इनको ऐड किया तो क्या आएगा A11 इंटू C21 प्लस A21 इंटू C22। तो अगर हम C21 और C22 की वैल्यू डालेंगे तो ये एक हमारे पास नॉन ज़ीरो टर्म आ रहा है। अब सिमिलरली अगर हम एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को देखते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, तो इनके कोफैक्टर्स हो जाएंगे C11, C12, C13। अब अगर हम एलिमेंट्स लें सेकेंड रो के अलॉन्ग और उसको मल्टीप्लाई करें कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, तो हमारा जो मतलब आएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आएगा, वो आएगा A2 इंटू C11, A2 C11 इस प्रोडक्ट का कोफैक्टर, B2 इंटू C12, B2 और ये कोफैक्टर इस एलिमेंट का, C2 इंटू C13, C2 इस एलिमेंट का कोफैक्टर। अब अगर इसमें हम C11, C12 और C13 इनकी वैल्यूज़ डालेंगे यहाँ से, C11 की, C12 की और C13 की, तो हमारा जो टर्म बनेगा आप इसको देख सकते हैं कि सारे टर्म A2, B2, C3 ये कैंसल आउट हो जाएगा माइनस A2, B2, C3 से, माइनस A2, C2, B3 प्लस A2, C2, B3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली B2, A3, C2, B2, A3, C2 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ज़ीरो बचेगा। तो इसका मतलब एलिमेंट्स हमने एक रो के अलॉन्ग लिए, इसी तरह से कोफैक्टर हमने दूसरे रो के अलॉन्ग लिए और उनको ऐड किया प्रोडक्ट लेके, तो वो ज़ीरो हो रहा है। सिमिलरली आप दूसरे किसी भी रो या कॉलम किसी के अलॉन्ग भी चेक कर सकते हैं, ये हमेशा वैलिड रहता है।
नेक्स्ट साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कोफैक्टर्स का। अगर मान लीजिए कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो ये जो पोजीशन होगी C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग जो कोफैक्टर है, 1+1 हमारा 2 होता है, तो इस वजह से -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये -1⁻³ होगा। इसी तरह से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर ऑल्टरनेट टर्म अलोंग रो या कॉलम ये हमेशा साइन चेंज होता है। तो इसलिए हमें पता है कि ये पहला टर्म पॉजिटिव होता है, तो हम ऑल्टरनेटिवली इसका साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, फिर नेगेटिव से साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो चाहे तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, या चाहे तो जस्ट इसकी वैल्यू आप -1⁻i+j जो हमने पहले भी देखा था वो डाल के भी देख सकते हैं। किसी भी तरह से ये साइन कन्वेंशन हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर एक nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट है और उसके डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर की वैल्यू ΔC है, तो ΔC हमेशा रहेगा Δ⁻n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, मतलब n=2 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर हो जाएगा Δ⁻2-1, 2 - 1 होता है, तो ये हो जाएगा =Δ। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए ΔC हो जाएगा Δ²। ये कैसे होता है ये हम आगे जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे वहां पे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये किस तरह से होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो उनको हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 3 पॉइंट हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इन तीनों पॉइंट को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया ±1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे प्लस या माइनस रखा है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कोलिनियर हो रहे हैं, तो ये जो डेल्टा हो जाएगा ये 0 हो जाया करेगा उस केस में, क्योंकि इनका एरिया यहाँ पे 0 हो जा रहा है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट रिप्रेजेंट होते इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स L1, L2, L3, इन 3 लाइन से अगर रिप्रेजेंट होते, जहाँ पे AB ये हमारा होता α1x + β1y + γ1 = 0, BC होता α2x + β2y + γ2 = 0, L3 हमारा हो जाता α3x + β3y + γ3 = 0। तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता वो होता हाफ ऑफ C1 C2 C3, और ये इंटू α1 β1 γ1, α2 β2 γ2, α3 β3 γ3, इसका स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट जो बनता, यहाँ से हमारे इसका फॉर्मूला निकल सकता है इस ट्राइंगल के एरिया का। अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हों, कॉन्करेंट का मतलब कि तीनों की तीनों एक ही पॉइंट से पास होती हो। फॉर एग्जांपल ये AB CD EF ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो ये कॉन्करेंट लाइंस हैं। अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगी तो इसका एरिया 0 होगा। एरिया 0 का मतलब α1 β1 γ1, ये डिटर्मिनेंट बनेगा α1 β1 γ1, α2 β2 γ2, α3 β3 γ3, ये हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x1 y1 और x2 y2 से पास कर रही है, तो उसका इक्वेशन भी हम डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके लिख सकते हैं। जैसा हमने अभी देखा कि अगर तीनों लाइंस कोलिनियर हैं तो उनका एरिया 0 हो जाता है। मान लीजिए कि ये x और y है एक पॉइंट,
इसी लाइन पे जो कि ए बी से पास हो रहा है। तो x1 y1 1, x2 y2 1 ये ज़ीरो होगा। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो इस तरह से हम एरिया इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करते हुए इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास एक जनरल कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट है ahg hbf gfc, ये डिटर्मिनेंट हमें बता सकता है कि ये किस टाइप की शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो जनरल कोनिक इक्वेशन है, अगर ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है और ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन ज़ीरो है तो ये हो जाएगा हाइपरबोला। ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पैराबोला। ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये हो जाएगा एलिप्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं जिससे कि हमारा सर्कल पास हो रहा है। सो इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो ये एक फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा जहाँ पे कि टर्म्स होंगे x² + y² x y1 x1² + y1² x1 y1 1 x2² + y2² x2 y2 1 x3² + y3² x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट होगा इक्वल टू ज़ीरो। ये इस सर्कल की इक्वेशन होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आर्गेंड प्लेन पे, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उस पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 z2 z3, जहाँ पे कि z1 है हमारा x1 + iy1, z2 है हमारा x2 + iy2, z3 है हमारा x3 + iy3। z1 बार हो जाएगा x1 - iy1, z2 बार हो जाएगा x2 - iy2, z3 बार हो जाएगा x3 - iy3। तो जैसे हमने पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 के फॉर्म में लिखा था, अब यहाँ पे हम उसी चीज़ को z1 बार, z2 बार, z3 बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ये हो जाएगा अगेन 1/4 z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1। इसका मॉड्यूलस ले लेंगे क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।